नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बल, गति और उत्तोलक से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जाम्स और अदर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 की हम शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने हाजिर है। विस्थापन हो सकता है, क्या हो सकता है? विस्थापन आपको बताना है कि वह पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा या दो सब प्रकार से होगा। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि हम भौतिक राशियों की बात करें तो उसमें अदिश राशि और सदिश राशि होती है। सदिश राशि के अंदर आपको दिशा देखने को मिलेगी, तो विस्थापन भी एक प्रकार से आपका क्या है, सदिश है। और इसके अंदर आपका क्या है, सदिश राशि के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, दिशा देखने को मिलेगी। तो विस्थापन क्या हो सकता है? विस्थापन दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, कैसा भी ये हो सकता है। और इसके अपोजिट जो दूरी होती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है और विस्थापन कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि विस्थापन है वह दिशा के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए, जैसे कि हम बात करें पॉजिटिव कैसे हो सकती है, आपको पता है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर गया, इधर आया, इधर आया और इधर आ गया, तो ये क्या होगा? अब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो का मतलब यहाँ गया, यहाँ पे गया और यहाँ से वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो ये जीरो हो गया। तो ये विस्थापन है, दिशा पे निर्भर करता है और विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार से आपको बताना है कि वेग क्या है। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ, वेग किसका दर है? आपको बताना है किसका दर है वेग। दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में विस्थापन। देखिएगा, विस्थापन आपका सदिश राशि है तो वेग भी आपका क्या होगा? सदिश राशि होगा। सदिश को इंग्लिश में हम बोलते हैं वेक्टर और अदिश को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्केलेटर। अब देखिएगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है? फॉर्मूला लगता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपका सदिश राशि है तो वेलोसिटी वेग क्या हो गया आपका? एक प्रकार से सदिश राशि हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्वरण एक्चुअल में क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग बटे समय को हम त्वरण कहते हैं। और यहाँ पे आपको बताना है ऋणात्मक त्वरण क्या होगा। जब अपना वेग नेगेटिव होने लगेगा तो यह ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा और ऋणात्मक त्वरण को हम कहते हैं मंदन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में मंदन, और मंदन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। वेग घटने पर मंदन होता है, डिक्रीज इन वेलोसिटी कॉजेज रिटार्डेशन। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि समानुवर्तीय गति त्वरित क्यों होती है? एक समान वर्त में गति है, एक समान वर्त में गति हो रही है तो वह त्वरित क्यों हो रही है? त्वरित का मतलब है वह एसिलरेट क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है? एक समान वर्त में गति कर रही है फिर भी वह एसिलरेट हो रही है, त्वरित हो रही है, तो इसके पीछे का रीजन है कि दिशा बदलती है, डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होने के कारण वह त्वरित होती है। वेग की दिशा बदलती रहती है इसलिए वह त्वरित होती रहती है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि रेखीय चाल का सूत्र क्या है। एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। फॉर्मूला ऑफ द लीनियर स्पीड, रेखीय चाल का आपको बताना है। एक कोणीय चाल होती है, एक रेखीय चाल होती है। तो रेखीय चाल का जो बनेगा आपका वह बनेगा v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है, तो रेखीय चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस। ये हो गया लीनियर स्पीड का फॉर्मूला, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या फॉर्मूला बनेगा। न्यूमेरिकल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल है तो आपको सोल्व कर देना है। रेखीय चाल इक्वल टू कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा क्या होगा? इफ ए पार्टिकल कंप्लीट्स n रिवोल्यूशन पर सेकंड, 1 सेकंड में इतने लगा रहा है तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा 2πn। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा 2πn, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक चक्कर का मतलब एक प्रकार से इसकी r त्रिज्या है, तो यह कितनी परिधि होगी? 2πr होगी इसकी परिधि। तो एक चक्कर में इतनी ये डिस्टेंस तय करेगा, परिधि अपन इसी में काउंट करेंगे। और ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया? 2πn। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोमेंटम का सूत्र क्या है? फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, P बराबर mv
P क्या हो गया, संवेग। मोमेंटम का सूत्र क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी के साथ में m इंटू वी। m क्या है यहाँ पे, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, तो तीनों नियमों में से दूसरा नियम आपको बताना है कि दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा बल और संवेग से संबंधित है। F बराबर m इंटू ए होता है, और बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, बल और संवेग से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहलाता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा बराबर होती है और दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है जब, कब लागू होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है जब कोई बल नहीं हो, यानी एक्सटर्नल बल है वह सोर्स आपका जीरो हो जाता है, तो संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। तो बाह्य बल शून्य होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी जीरो। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, वृत्तीय गति में कार्य करने वाला बल कैसा होता है। एक वृत्त में कार्य करने वाला जो बल है वह किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, वह बल होगा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बल केंद्र की ओर लगता है, ये जो अभिकेंद्रीय बल होगा हमेशा केंद्र की ओर लगेगा। अपकेंद्रीय बल किस फ्रेम में माना जाता है। जो अभिकेंद्रीय का जो उल्टा होगा वह होगा अपकेंद्रीय बल होता है, और ये किस अपकेंद्रीय बल को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और अभिकेंद्रीय को बोलते हैं हम सेंट्रीपेटल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा अभिकेंद्रीय बल किस फ्रेम में माना जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर माना जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अपकेंद्रीय बल क्या है, एक प्रकार से छद्म बल है। एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन सा छद्म बल है। छद्म बल को दूसरी भाषा में हम जड़त्वीय भी ये कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है। अपकेंद्रीय बल की दिशा आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, इसकी केंद्र की बाहर की ओर होती है, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। कपड़ा सुखाने की मशीन हो गई या दूध से मक्खन निकालने की मशीन हो गई, ये सब के सब कार्य करते हैं अपकेंद्रीय बल के ऊपर कार्य करते हैं या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर कार्य करती है, क्योंकि पानी इसके अंदर बाहर की ओर फेंका जाता है। अगला क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। बल आघूर्ण का फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताना है। बल आघूर्ण को अपन टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बल इंटू दूरी, ऑप्शन नंबर बी, बल इंटू आघूर्ण भुजा। टो इक्वल टू बल इंटू आघूर्ण भुजा होती है, और बल आघूर्ण क्या है आपका एक प्रकार से सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। चलिए बल आघूर्ण फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल आघूर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरल मशीन का उद्देश्य क्या है। सिंपल मशीन, सरल मशीन का उद्देश्य क्या है। तो आंसर बनेगा आपका बल का प्रभाव बदलना। सरल मशीन क्या होगा, कोई भी कार्य को इजी बनाएगा, यानी बल को सुविधाजनक बनाना या कोई भी काम है उसको इजी बनाना, वो सिंपल मशीन का काम है। जैसे कि हम बात करेंगे उत्तोलक हो गई, घिरनी हो गई, स्क्रू जैक हो गया, ये सब एग्जाम्पल है सरल मशीन के। उत्तोलक में स्थिर बिंदु क्या है। उत्तोलक के अंदर 3 बिंदु होते हैं, आपको पता है। एक इसके अंदर फलक्रम होता है जिसको हम आलम बोलते हैं, एक इसके अंदर एफर्ट होता है जिसको हम आयास बोलते हैं, एक इसके अंदर लोड होता है जिसको हम भार बोलते हैं, और एक भुजा होती है इसमें। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो उत्तोलक में स्थिर बिंदु क्या कहलाता है, तो आलम्ब होता है, फलक्रम होता है। फलक्रम होता है वो हमेशा स्थिर होता है, ऑप्शन सी, उसी के चारों ओर घूमता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन बीच में होता है। अभी हमें उत्तोलक 3 प्रकार के, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंदर हम क्या देखने को मिलेंगे, फलक्रम है, एफर्ट है और लोड है। तो इसके अंदर आपको फलक्रम बीच में देखने को मिलेगा,
और एफर्ट और लोड आपको इसके सिरों पे देखने को मिलेगा। प्रथम श्रेणी के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आप कैंची को समझ लीजिएगा, प्लास समझ लीजिएगा, संडासी समझ लीजिएगा, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल हैं। इसके अंदर आलम फलक्रम बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है कैंची किसका एग्जाम्पल है? तो अभी अभी हमने देखा है इसका आंसर कैंची हुआ, प्लास हुआ, संडासी हुआ, तो ये सब एग्जाम्पल है प्रथम श्रेणी के। क्यों एग्जाम्पल है? क्योंकि इसके अंदर फलक्रम में सेंटर में होता है, कैंची के अंदर फलक्रम सेंटर में होता है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? सेकंड क्लास लीवर के अंदर क्या देखने को मिलता है? तो इसमें क्या होता है? 3 चीज़ें, फलक्रम, एफर्ट एंड वेट, तीनों को हम किस प्रकार से इसके अंदर रखेंगे? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भार इसके अंदर बीच में आ जाता है, भार बीच में आएगा, वेट है, लोड है, वह बीच में आ जाता है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई, या जो एक पहिए वाला कूड़ा ढोने की गाड़ी होती है, या सरोता हो गया, ये सब एग्जाम्पल है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के। अगला क्वेश्चन है नींबू निचोड़ने की मशीन किसका एग्जाम्पल है? तो अभी भी हमने बताया, तो ये एग्जाम्पल है द्वितीय श्रेणी का है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर भार है, वह बीच में होता है। भार बोले तो वेट की बात हो रही है, जे डब्ल्यू की बात हो रही है, भार। अगला क्वेश्चन है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंदर कौन बीच में रहता है? एफर्ट इसके अंदर बीच में रहता है, आयास या एफर्ट इसके अंदर बीच में होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो चिमटा हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया, वह तृतीय श्रेणी के एग्जाम्पल है। मनुष्य का हाथ किसका एग्जाम्पल है? तो अभी अभी आपको बताया कि मनुष्य का जो हाथ है वह तृतीय श्रेणी का एग्जाम्पल है। इसके अंदर एफर्ट है बिटवीन लोड एंड फलक्रम के बीच में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है गुरुत्व केंद्र क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी का मतलब यहाँ पे रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आगे जहाँ पे भी सीजी आए वहाँ पे आप समझिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हो रही है। तो गुरुत्व केंद्र क्या है? एक प्रकार से जो भी भार है उसका कार्य बिंदु है, कोई भी वस्तु है उसका यदि भार यहाँ पे है टोटल, तो वह हो गया एक प्रकार से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ से कंट्रोल हो रहा है तो भार का कार्य बिंदु सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, गुरुत्व केंद्र हो गया इसका। वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में हो। जहाँ पूरा भार कार्य करता है वह कहलाता है गुरुत्व केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरुत्व केंद्र से भार की दिशा कैसी होती है? गुरुत्व केंद्र से भार की दिशा कैसी होती है? कोई भी 100 kg का भार है और उसमें ये इसका गुरुत्व केंद्र है सीजी, तो इस सीजी से भार की दिशा कैसी होती है? तो आंसर बनेगा नीचे। नीचे भार की दिशा कैसी होती है? गुरुत्व केंद्र से भार हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा नीचे की ओर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगला क्वेश्चन है स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्ट, स्थायी संतुलन में वस्तु कैसी रहती है? जब स्थायी संतुलन है तो स्थायी संतुलन के अंदर वस्तु पुनः पुरानी स्थिति में आ जाती है, वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाती है, गुरुत्व के अंदर नीचे लौटता है, सीजी रिटर्न्स डाउन। अस्थायी संतुलन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? संतुलन के 2 प्रकार है, 3 प्रकार का, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। संतुलन 3 है, स्थायी, अस्थायी और तीसरा है यहाँ पे उदासीन। तो अस्थायी संतुलन में क्या देखने को मिलता है? वस्तु नई स्थिति लेती है। चलिए, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाता है। चलिए उदासीन संतुलन में क्या देखने को मिलेगा अपने को? उदासीन संतुलन में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर देखने को क्या मिलेगा अपने को? तो यहाँ पे सीजी समान ऊंचाई पर रहता है, किसी भी प्रकार का इसमें वेरिएशन नहीं आता है। तो आंसर बनेगा ऊंचाई नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन है स्थायी संतुलन की पहली शर्त क्या है? जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्थायी संतुलन की शर्त क्या है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सीजी नीचे हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होनी चाहिए, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए, ये इसका पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त भी होती है गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे है कि जो स्थायी संतुलन की जो सेकंड शर्त है वह क्या है? तो दूसरी शर्त है ऊर्ध्वाधर रेखा है वह इसके आधार से गुजरे। चलिए, संतुलन बना रहता है, मेंटेन बैलेंस।
अगला क्वेश्चन आपका है संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वह किसके ऊपर कार्य करता है। संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वह दूसरे नियम के ऊपर कार्य करता है। दूसरा नियम किसका? दूसरा नियम गति का दूसरा नियम के ऊपर कार्य करता है। गति का दूसरा नियम क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। इसका संवेग न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। चलिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा, संवेग संरक्षण तीसरे नियम है। संवेग संरक्षण तीसरा नियम है, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा। संवेग संरक्षण तीसरा नियम है। इसके अनुसार क्या होता है? यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुछ संवेग नियत रहता है। टक्कर के पहले और टक्कर के बाद में टोटल संवेग इसका कांस्टेंट रहेगा। क्रिया प्रतिक्रिया के कारण संवेग सुरक्षित रहता है। तीसरा नियम। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है? बंदूक से गोली चलाएंगे तो पीछे की ओर धक्का लगेगा बिकॉज ऑफ संवेग संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन है रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट का उड़ना कार्य करता है संवेग संरक्षण पे। बंदूक से गोली चलना हो, रॉकेट का उड़ना हो, या नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना हो, ये सब कार्य करते हैं आपके तीसरे नियम से। गैस पीछे निकलती है, रॉकेट आगे जाता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन की गति का तीसरे नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड क्यों है? आवेग का मात्रक। आवेग क्या है? जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगता है। आवेग क्या है? जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु के ऊपर थोड़े समय के लिए लगता है तो बल और उस समय अंतराल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बल का मात्रक न्यूटन है, समय का मात्रक न्यूटन होता है। बल को हम न्यूटन से रिप्रेजेंट करेंगे, समय को हम सेकंड से रिप्रेजेंट करेंगे। इस वजह से जो आवेग का मात्रक है वह न्यूटन इंटू सेकंड बनने वाला है। तो आंसर बनेगा अप्रोक्स अभी। इंपल्स आवेग इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है अदिश राशि क्या है? व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी? अदिश राशि क्या है? जिसके अंदर दिशा नहीं होती। अदिश राशि में दिशा नहीं होती है। आंसर बनेगा जिसमें ओनली परिमाण हो, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य, समय, ऊर्जा हो गया, ये सब अदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन है सदिश राशि क्या है? वेक्टर क्वांटिटी जिसमें परिमाण के साथ में दिशा भी दी हुई हो, जैसे कि विस्थापन है, इसके अंदर परिमाण के साथ में दिशा भी रहती है। दूरी का एसआई मात्रक क्या है? दूरी का जो एसआई मात्रक है वह हमेशा आपका मीटर रहता है और दूरी हमेशा आपकी पॉजिटिव रहती है। किसी भी कंडीशन के अंदर दूरी आपकी पॉजिटिव रहती है। अगला क्वेश्चन है चाल का सूत्र क्या है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है, सबको याद होगा। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। देखिएगा बिना किसी डिले के हम फटाफट क्वेश्चंस लगा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? इसका एसआई मात्रक हो जाए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है और एक टाइम का मात्रक हो गया सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया इसका मात्रक। कोणीय वेग का सूत्र क्या है? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है कोणीय वेग का? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में एंगल अपॉन टाइम। कोणीय वेग का मतलब हो गया एंगल अपॉन में टाइम। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक चलने में उसने इतना एंगल बनाया और समय लिया t, तो इसका जो कोणीय वेग बनेगा एंगुलर वेलोसिटी, कितना एंगल बना इसने? थीटा अपॉन में t, तो इसका बन जाएगा ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन में t एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। और ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर यहाँ पे होता है 2πn। न्यूटन का पहला नियम किसे कहते हैं? न्यूटन का पहला नियम किसे कहते हैं? न्यूटन का पहला नियम हम जड़त्व के नियम को कहते हैं। ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। जड़त्व का मतलब क्या है? इनर्शिया का मतलब क्या है दोस्तों? टोटल 50 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे आंसर बनेगा अवस्था परिवर्तन का विरोध। जड़त्व का मतलब क्या है? अवस्था परिवर्तन का विरोध।
बल की एसआई इकाई क्या है, फोर्स, इसका जो एसआई इकाई क्या है बल का, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। बल की परिभाषा की बात करेंगे तो बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक या बाह्य फैक्टर है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन है। संवेग किस प्रकार की राशि है दोस्तों, बताइएगा संवेग किस प्रकार की राशि है, तो संवेग है आपकी सदिश राशि है, ऑप्शन बी सदिश। F बराबर ma किस नियम से प्राप्त है, F बराबर ma, तो ये आपके सेकंड नियम से प्राप्त है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से प्राप्त है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है दूसरे नियम से। आवेग किसके बराबर है, इम्पल्स किसके बराबर है, तो आवेग आपके बराबर हो गया बल इंटू समय के, आवेग बराबर होता है बल इंटू समय के। अगला क्वेश्चन है आवेग की ऐसा इकाई क्या है, तो बल इंटू समय देखा हमने, तो न्यूटन इंटू सेकेंड इसकी ऐसा इकाई है। अब केंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिएगा। F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है इसमें mv² अपॉन में r होता है अभिकेंद्रीय बल। m इसके अंदर मास हो गया, v इसके अंदर वेलोसिटी होगी, r इसकी रेडियस हो गई। बल आघूर्ण की ऐसा इकाई क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण की ऐसा इकाई आपको बतानी है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा न्यूटन इंटू मीटर। बल आघूर्ण न्यूटन इंटू मीटर। और लास्ट क्वेश्चन है यदि बल शून्य हो तो त्वरण क्या होगा, F बराबर m इंटू ए होता है, और बल शून्य है तो त्वरण क्या होगा, यहाँ से F बाई एम इक्वल टू ए हो गया, F जीरो हो गया तो a इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर निकल के आएगा जीरो। बल शून्य है तो त्वरण जीरो होगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।